हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिश गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं तो उन 22 भाग में किन विषयों का उल्लेख है और कितने से लेके कितने अनुच्छेद तक कौन कौन से विषय हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा ये है कि जैसे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में है ये पूछ दिया गया, तो भाग की सहायता से हम थोड़ा सा रीजनिंग व्यू पे कुछ आंसर्स पे पहुंचने में कामयाब रहेंगे। यदि हमको परफेक्ट आंसर नहीं भी मालूम है, वो कैसे कि संघ में क्या है, भाग 5 में संघ है और इसमें संघ के सारे प्रशासन से संबंधित चीजें हैं। मतलब कि राष्ट्रपति संघ का भाग है तो 52 से लेके 151 के बीच ही राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 52 के पहले नहीं हो सकता और 151 के बाद नहीं हो सकता। इसलिए इसको अनुच्छेद के साथ डिटेल पढ़ने से हमको फायदा यही है कि हम बता पाएंगे कि कौन सा इस अनुच्छेद की सीमाएं भी कितनी हैं भाग को लेकर के। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको पूरे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में अपडेट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भाग जो है मैंने नंबर्स को रोमन नंबर में लिखा हुआ है। उसका कारण ये है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी रोमन नंबर्स ही लिखा होता है। तो यहाँ पे हमको एक ये बेनिफिट होगा कि रोमन नंबर्स को हम लर्न कर पाएंगे, जो हम पहले से जानते भी हैं। और ये जो है विषय का उल्लेख है और यहाँ पर मैंने अनुच्छेद और उसकी सीमाओं का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, है ना, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। मतलब कि भारत के जब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनकी सीमाओं से संबंधित जो भी बातचीत होगी उसका उल्लेख जो है भाग 1 में है। इसके बाद भाग 2 में है नागरिकता। मतलब कि भारत की सीमाओं के अंदर रहने वाला व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बन सकता है और किन परिस्थितियों में उससे नागरिकता छीनी जा सकती है और वो नागरिकता का त्याग कर सकता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है। फिर देखिए, मूल अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जीवन यापन के लिए, हमको जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, तो उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसके बाद देखिए भाग 4 का, तो ये जो भाग 4 का मूल कर्तव्य है, यह जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब ये नहीं था और 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में संविधान संशोधन करते हुए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिसका वर्णन संविधान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 से 51 का में है। एक ही अनुच्छेद है भाग 51 का। तो अब देखिए इन चीजों को हम कैसे याद कर सकते हैं। पहले तो हमको रहने के लिए देश की आवश्यकता होगी, देश के बाद हमें नागरिकता मिलेगी और जीवन यापन के लिए नागरिकता के बाद हमें मूल अधिकार मिलेगा और मूल अधिकार के बाद राज्य का हमारे प्रति कर्तव्य होगा। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या है, राज्य का हमारे प्रति कर्तव्य। ठीक है, और निश्चित तौर पे जब राज्य का हमारे प्रति कर्तव्य होगा तो हमारा भी राज्य के प्रति कर्तव्य होगा, जिसको मूल कर्तव्य के रूप में लिखा गया है। तो इसको समझना बड़ा आसान है। भाग 1 से लेके भाग 4 का तक हम आसानी से याद रख सकते हैं। संघ, देश मिला, फिर नागरिकता मिली, फिर मौलिक अधिकार मिले, फिर राज्य के हमारे प्रति कर्तव्य, फिर हमारा राज्य के प्रति कर्तव्य। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भाग 5, है ना। भाग 5 में है संघ और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ का वर्णन है। कहने का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या केंद्र के मंत्री परिषद से, प्रशासन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नियमावली है, अधिनियम है, कानून है, वो सब अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसके बाद है भाग 6, जिसमें कि राज्य का वर्णन है। मतलब कि राज्य के प्रशासन से संबंधित, कहने का मतलब राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, मतलब कि राज्य के बारे में जो भी बातें हैं वो उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 237 तक भाग 6 के तहत किया गया है। भाग 7, ये देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला है। सामान्यतः आप कभी भी चर्चा करें तो कहा जाता है कि भाग 7 विलोपित है, पर वो क्यों विलोपित है और भाग 7 में क्या था, ये समझना जरूरी है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के विषय, ख के राज्य, ठीक है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 238 में है।
है ना। वर्तमान स्थिति में इसको क्या है, निर्मित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ऐसा क्यों, तो इसको समझिएगा। जब देश आजाद हुआ तो उस समय राज्यों की 3 कैटेगरी थी, है ना भाई, ब्रिटिश के राज्य, देसी रियासत के राज्य और औपनिवेशिक राज्य। तो इन राज्यों को क ख ग की कैटेगरी में रखा गया। तो भाग क में देसी रियासत थे, और बाद में जब फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन किया गया पहला राज्य है। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो विलीनीकरण के तहत देशी रियासत तो पूरी तरह से भारत में मिल चुके थे, और विलीनीकरण के बाद देशी रियासतों को पूरी तरह से खत्म करते हुए सिर्फ भारत के राज्यों का दर्जा दिया गया। तो अब क्या था, चूंकि देशी रियासत से संबंधित सारे बातें हटाई जा चुकी थी, देशी रियासत का कॉलम हटाया जा चुका था, तो भाग 7 की आवश्यकता अब संविधान में नहीं रह गई। इसलिए भाग 7 को निर्मित किया गया, है ना भाई। निर्मित को आप समझिए, निर्मित का अर्थ होता है डिलीटेड, मतलब कि डिलीट किया गया। तो भाग 7 जो है वर्तमान में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को अब डिलीट कर दिया गया है, निर्मित कर दिया गया है। फिर हम देखिए भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका वर्णन भाग 8 में किया गया है, और यह है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। इसके बाद हम देखें भाग 9, जिसके बारे में आप पहले ही जानते हैं। भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है, भाग 9 में है पंचायतें। तो अब देखिएगा, पंचायत जो है, पंचायत और उससे प्रशासन से संबंधित जो भी बातें हैं उसका उल्लेख भाग 9 में है, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के अंदर देखिए भाग 9 का में नगर पालिकाओं की, मतलब कि नगर निगम, नगर पालिक निगम, नगर पंचायत से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसके प्रशासन से संबंधित जो भी विधायिका है, जो भी अधिनियम है, उसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है, और इसे भी संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला जो है भाग 9 आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 9 में है सहकारी समितियां, और 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से, 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियां को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जो भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर प्रशासन का कितना हस्तक्षेप होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जो है, इनके संरक्षण की भी बात संविधान में कही गई है। तो इनकी जो अपनी सीमाएं हैं, इनका जो अपना रहने का तरीका है, इनका जो अपना प्रशासन है, उसमें हस्तक्षेप न करते हुए, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में जो भी नियमावली है, जो भी बातचीत है, उसका भाग 10 के तहत वर्णन किया गया है। और इसके जो अनुच्छेद है 244A है, 244A जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। इसमें देखिएगा, जो मैंने पहले बताया, पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समितियां, तो इनके अनुच्छेद की सीमाएं ये मैंने लिखी हुई हैं। इसको 2 से 3 बार लिख के आप रिवाइज कर लेंगे, ताकि बिल्कुल आपको क्लियर रहे कि कौन से अनुच्छेद में। ये सब 243 के तहत ही आते हैं, तो 243 में ही ABCD ऐसा पार्टीशन लेते हुए अलग अलग इसका वर्णन किया गया है। फिर अब इसमें देखिए भाग 11। तो भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध या केंद्र राज्य संबंध, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 242 से लेकर 263 तक। कहने का मतलब राज्य और संघ आपस में मिलकर किस तरह काम करेंगे, इसके बारे में, राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में सारा उल्लेख जो है भाग 11 में आपको मिलेगा। इसके बाद आगे आइए भाग 12। तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक है। वित्त का मतलब है कि राज्य की जो भी निधियां हैं, जैसे कि लोक लेखा निधि, संचित निधि, तो पैसे से संबंधित जो भी बातचीत है, वित्त से संबंधित जो भी बातचीत है, जो भी अधिनियम है, वो सारे जो है भाग 12 में वर्णित है। फिर है संपत्ति। तो संपत्ति का जो अधिकार है, तो पहले संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार में था, जिसको बाद में अब 12वें भाग में विधिक अधिकार में डाला जा चुका है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार में होकर विधिक अधिकार है, और उसको भाग 3 से निकालकर भाग 12 में ही डाला गया है। ठीक है। फिर हम देखिए संविदाएं। जो भी संविदाएं से संबंधित चीजें हैं, उसका वर्णन भाग 12 में है,
और वाद मतलब कि किसी भी तरह का जो वाद है, जैसे कि राज्य के बीच, राज्य का केंद्र के बीच, तो उन सारी चीजों का वर्णन भाग 12 के तहत है। 264 से लेके 300 अनुच्छेद तक भाग 12 का वर्णन है। इसके बाद देखिए भाग 13, भारत के राज्य में व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य में मतलब कि भारत की सीमा के अंदर आप कैसे व्यापार कर सकते हैं, क्या क्या व्यापारिक दृष्टिकोण होंगे, नियमावली होगी, अधिनियम होंगे, वाणिज्य से संबंधित और समागम, तो इन सारी चीजों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307 भाग 13 में वर्णन है। इसके बाद देखिए भाग 14 ये वो फील्ड है जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक भर्ती है, उन सारी चीजों का वर्णन भाग 14 में है। और इसका अनुच्छेद है 308 से 323। याद रखिएगा, ये जो 323 है ये पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं भाग 14 का, और भाग 14 का जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में जोड़ा गया है संशोधन करके, भाग 14 का अधिकरण। और इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भाग अधिकरण का जो उल्लेख है अनुच्छेद 323A में है। और अधिकरण का मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, जिला न्यायालय है, इसके अलावा भी प्रशासन के अपने निर्णय वगैरह देने से या न्याय करने से संबंधित कुछ क्षेत्र होते हैं। तो अधिकरण मतलब कि जैसे कि जमीन से संबंधित या राजस्व से संबंधित मामलों में तहसीलदार कुछ फैसले देता है, राजस्व अधिकारी वगैरह के सामने एसडीएम जो है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो भी है ये भी एक न्यायाधीश की कैटेगरी में रहकर काम करता है, जो सामान्य मुद्दों पर, मतलब कि सामान्य मुद्दों पर जो न्यायालय का विषय नहीं है उस पर अपने निर्णय देता है। तो इस तरह से अधिकरण जो है, ये इसका जो संबंध है वो न्यायिक अधिकरण से है मुख्य तौर पर। और ये न्यायिक अधिकरण केंद्र और राज्य दोनों जगह अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं। तो इसका जो वर्णन है वो 323A में है, जो कि जब मूल संविधान 1950 में लागू हुआ उस समय नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण को जोड़ा गया है, और यह है भाग 14 का में। तो अधिकरण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद है भाग 15 निर्वाचन तो केंद्र निर्वाचन आयोग, केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है जो राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करवाती है, तो उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो भाग 15 में है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन भी है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 अनुच्छेद में है। इसके बाद देखिए भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यहाँ पे देखिए इसका जो वर्णन है 323 से लेकर 342 तक है, अनुच्छेद 323 से लेकर 342 तक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कहने का मतलब जो एसटी एससी, स्पेशली जो एसटी एससी कैटेगरी है, तो उसके बारे में जो वर्णन है उसका है। इसमें ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और विधानसभा में एसटी एससी का रिजर्वेशन होता है, लेकिन राज्यसभा में इनका रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, और इस भाग में ओबीसी रिजर्वेशन का भी वर्णन नहीं किया गया है। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342, इसमें विशेषकर एसटी एससी जैसे वर्गों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एसटी एससी का राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें भाग 17। तो भाग 17 में है राजभाषा, जो हमारी हिंदी राजभाषा है उसका वर्णन भाग 17 में किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक इसका वर्णन है। इसके बाद है आपात उपबंध, है ना। तो आपातकालीन उपबंध जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक भाग 18 में किया गया है। भाग 19 है प्रकीर्ण, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक किया गया है। और भाग 20 जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
आप मेरा एक वीडियो देखिएगा जो मैंने पहले ही संविधान संशोधन को लेकर अपडेट किया गया है, तो उसमें मैंने बताया है कि संविधान संशोधन किन किन तरीकों से संभव है और मूल ढांचा क्या है और कौन कौन से विषय में संविधान संशोधन हो सकता है और कौन कौन से विषय में संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। तो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी चीजें हैं इसका अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक किया गया है। अस्थायी कहने का मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो अस्थायी दर्जा है, और ऐसे और भी कई राज्य हैं, नागालैंड हुआ, असम हुआ, जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये अस्थायी संक्रमणकालीन जो भी विशेष उपबंध है इसका जो वर्णन है भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के तहत किया गया है। और भाग 22 जो है अंतिम है और इसमें है संक्षिप्त नाम। तो देखिए संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम क्या, तो जैसे कि इसमें भारत का जो संविधान है तो इसमें संक्षिप्त नाम लिखा गया है कि भारत के संविधान को, मतलब हमारा जो संविधान है उसको भारत का संविधान नाम दिया गया है। तो ये हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम है। पूछा जाए कि भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान है और इसका वर्णन भाग 22 में किया गया है। ठीक है, इसमें प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्रारंभ मतलब किस तरह से शुरुआत हुई, हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ और उसी समय ही निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति से संबंधित और नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद, कुल 15 अनुच्छेद को उसी समय ही लागू कर दिया गया। तो वहां से प्रारंभ हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ हमारा संविधान। तो प्रारंभ में जो भी चीजें हैं उसका वर्णन यहाँ पर है। फिर हिंदी में प्राधिकृत पाठ, कहने का मतलब हमारा जो संविधान बना वो पहले इंग्लिश में बना, तो इंग्लिश में जो संविधान था उसका अनुवाद किया गया है हिंदी में। तो हिंदी में जो अनुवाद किया गया है तो जो भी शब्दावली है उसका वर्णन हिंदी में प्राधिकृत पाठ भाग 22 के तहत है। और निरसन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और निरसन में क्या है, तो हमारा जो संविधान लागू प्रवर्तित हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसके पहले जितने भी अधिनियम हुए, जैसे कि 1919 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो इस तरह के पुराने जो भी नियम कानून थे वो सब निरसन में है। और निरसन में कहने का मतलब अब उसमें जो भी कानून बताए गए हैं, जो भी अधिनियम बताए गए हैं वो अब लागू नहीं होगा, तो वो सब डिलीटेड है और वो सब निरसन में रखे गए हैं। तो भाग 22 का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 393 से लेके 395, मतलब कि सिर्फ 3 अनुच्छेद में ही भाग 22 का वर्णन है। तो इस पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, समझिए, इसका नोट्स बनाइए और इसको नोट्स बना के बार बार देखते रहिए। एक एक भाग को अलग अलग अनुच्छेद के तहत कॉल कीजिए कि जैसे जब भी आपको समय मिले, निर्वाचन, तो भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329। तो इस तरह से मतलब कि खेल खेल में कहने बार बार इसको आप रिकॉल करें, और जितना ज्यादा आप रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से ये प्रिपेयर होगा। तो आंसर राइटिंग के लिए भी और प्रीलिम्स में या व्यापम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी ये पूरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, सिनॉप्सिस बनाइए, नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।